एमपीपीएससी का प्री 28 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन उसकी डेट को पोस्टपोन करके अब 23 जून कर दिया गया है। अब आज से लगभग हमारे पास 90 दिन हैं। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से हम अब एग्जाम को तैयार करें, जिन्होंने पहले से ही अपने शेड्यूल बना के रखे हुए थे क्या वो उसी शेड्यूल को फॉलो करें, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला सवाल, जो कि कॉमन सवाल है, कि क्या सर 90 दिनों में अभी भी एमपीपीएससी की तैयारी की जा सकती है? मेरा जवाब बहुत स्पष्ट है, हाँ की जा सकती है, वो भी 100%। कैसे की जा सकती है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सभी सवालों के जवाब मैं कवर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। दूसरा सबसे प्रमुख सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, चाहे नया बच्चा हो या पुराना बच्चा, प्रश्न है कि सर प्री करें या मेंस करें। अभी तक जब तक डेट पोस्टपोन नहीं हुई थी, हम लोग पूरी तरह से प्री के लिए डेडिकेटेड हो चुके थे। क्योंकि अब फिर से हमको 90 दिन का समय मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या अभी भी प्री करना जायज है या पूरी तरह से मेंस में शिफ्ट होना जायज है, या इन दोनों के बीच में कोई मध्यम मार्ग है? मेरे को लगता है कि जो मध्यम मार्ग है वो सबसे सही रास्ता है। इसका निर्णय आप खुद कीजिए कि आपको प्री करना है कि मेंस करना है। मैं तो बस आपके दिमाग में एक पैरामीटर डाल रहा हूं और अपना मूल्यांकन आप खुद करके बताइए कि आपको किस दिशा में जाना है। उदाहरण के तौर पर प्री के दौरान जो आपने टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, जो घर पे आप प्रैक्टिस करते होगे ओएमआर सीट पर, कोई प्रीवियस क्वेश्चन लगाते होगे, या किसी भी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा रहे हो या डिस्कस कर रहे हो, उसमें आप ये देखो यदि आपका स्कोर 100 में से 75 क्वेश्चन या उससे ज्यादा सही हो रहे हैं तो आपकी रणनीति अलग होगी। यानी यदि आपके टेस्ट में 75 प्लस नंबर आ रहे हैं औसतन सभी टेस्टों में, तो इसका मतलब यह है कि आपको मेंस को ज्यादा वरीयता देनी है और प्री को कम, माने मेंस इज ग्रेटर देन प्री, अगर आपके नंबर टेस्ट में 75 प्लस आ रहे हैं तो। लेकिन आप उस कैटेगरी में आ रहे हो कि सर लगातार टेस्ट दे रहा हूं या ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नंबर 75 से कम ही आ रहे हैं, तो आपके लिए सलाह यह है कि इन 90 दिनों में आप प्री पर ज्यादा फोकस करें और मेंस पर कम। आइए कैसे मेंस और प्री को मैनेज करना है, इन दो प्रश्नों को अलग अलग स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। पहले इस पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर मेरे नंबर टेस्ट में 75 से कम आ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक बोलूं कि आप रिस्क ना लें। रिस्क क्यों नहीं लेना है, यानी आप मेंस के टॉपिक की तरफ जंप ना करें, नए टॉपिक को पढ़ने का प्रयास ना करें। आपको पहले प्री पास करना आपके लिए चैलेंज है। ये बात सही है कि जब आप प्री पास करके मेंस के लिए बैठोगे तो आपके पास बहुत बड़ा अंबार होगा सिलेबस को कवर करने के लिए, पर मेंस में तो बैठोगे तब जब प्री पास कर लोगे। और इसमें कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो 3 या 4 बार प्री नहीं निकाल पाए हैं, उनके अंदर एक अलग सा डर बैठ गया होगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं तो कहता हूं कि यदि आपके टेस्ट में 75 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उसका 70% आप प्री पर फोकस करें इन 90 दिनों में। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। सर फोकस किस पे करना है? मेरे हिसाब से आप ज्यादा नोट्स या बड़ी बड़ी किताबों के चक्कर में ना फंसें। किसी भी एग्जाम को पास करने का जो बेस होता है वो है कि आपके आधारभूत कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर हों। आप नए नए फैक्टों की तरफ मत भागो। आपके प्री ना निकलने का कारण है आप ऐसे फैक्टों की तरफ भागने का प्रयास करते हो जो एग्जाम में वो 20 कैटेगरी में आते हैं। माने अगर 100 क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में और मैं मानता हूं कि 80 क्वेश्चन करने से कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो 20 क्वेश्चन ना भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ना करने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के आना है। 20 क्वेश्चन ना करने का मतलब अगर हमसे नहीं बनते हैं तो दिक्कत नहीं है। अब जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमने अभी अपने 80 प्रश्न कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी हमने उन प्रश्नों को रटा नहीं है जो 80 तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। हम उन 20 प्रश्नों को रटने का प्रयास करते हैं जिनसे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन उनको रटने से हम ज्ञानी महसूस होने लगते हैं। तो अगर ज्ञानी होगे तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें इस 20 के पीछे नहीं भागना है जो टीचरों के द्वारा या कोचिंगों के नोट्स में लिखा हुआ है। हमें उन 80 के पीछे भागना है जो साधारण किताब में मिल जाएगा। आप सभी किताबों को आग लगा दो, टेबल पर केवल 3 किताबें रखो। पहला, कोई भी एक एमपीजीके की किताब उठा लो,
कोई भी एक एमपीजीके की, पुणेकर ले लो, परीक्षा धाम ले लो, वर्णवाल ले लो, मैं प्रेफर करूंगा परीक्षा धाम, क्योंकि वही एक ऐसी किताब है जो वर्तमान एमपीपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट की गई है। तारीफ एक काबिल है, जिसने भी लिखी है मैं उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा हूं। दूसरा ये है कि इस एमपीजीके में अगर आप देखोगे 10 यूनिट हैं, तो एमपीजीके से लगभग 5 यानी कि 45 से 50 क्वेश्चन तो एमपीजीके से ही आएंगे 100 में से। तो तुम इसके भूगोल को, इतिहास को, भूगोल को, जनजाति को, अर्थव्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को और विविध को रट डालो, यानी कि परीक्षा धाम को घोर के पी जाओ, या कोई भी एमपीजीके की बुक जो तुम्हारे पास है उसको घोर के पी जाओ। क्या तुमने घोर के पी ली है? तुम्हारा जवाब है हाँ। अगर पी ली होती ना तो 75 से कम नंबर नहीं आते। इसका मतलब तुमने दिखावे के लिए पी है, एक्चुअली तुम उसको भूल रहे हो, तुम्हें बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए इस पर फोकस करो। दूसरा, जब तुम इससे पढ़ने से ऊब जाओ तो ल्यूसेंट की एक जीके की बुक आती है, ये तुम्हारी बची हुई यूनिट कवर करेगा, इतिहास, भूगोल, संविधान। जो एमपीपीएससी प्रश्न पूछेगा, जो सबसे बनते हैं वो ल्यूसेंट से कवर हो जाएंगे, जो किसी से नहीं बनते हैं वो तो तुक्का तुम भी लगा के आओ। जय माता दी। सी ल्यूसेंट में एक जीके आता है और एक एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का आता है, ये दोनों लेकर उसको कंप्लीट कर डालो। और तीसरा है करंट का, जो भी नोट्स हैं, जो भी तुम पढ़ना चाहो, एग्जामपीडिया बेस्ट है, अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो ये 3 किताबें अपनी टेबल पे रखो, इसी पर विश्वास करो। और लेकिन विश्वास किस बेस पर करना है, ये याद रखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए आप ये नहीं समझ पाओगे कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। जो बच्चा ये काम कर रहा होगा वो निश्चित तौर पर 75 प्लस गिर रहा है। जिस बच्चे ने अभी तक ये काम नहीं किया है वो फालतू में परेशान हो रहा है। आप यकीन मानो, फिर इस प्रकार की तैयारी आपको तकलीफ ही देगी, टेंशन देगी, एग्जाम नहीं निकलेगा। एक बार जड़ पर काम करो, मजबूती से काम करो। तो सर क्या पूरी तरह से प्री पर ही फोकस करना है पूरे दिन? मैंने कहा नहीं, 60 से 70% आप फोकस कीजिए, 30 से 40% आप इधर फोकस कीजिए मेंस के लिए। तो सर मेंस में क्या नए टॉपिक उठाने हैं? बिल्कुल गलती नहीं कर देना, तुम्हारा प्री कमजोर है। तुमको ऐसे कॉमन टॉपिक उठाने हैं जो प्री और मेंस दोनों में आए। हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, साइंस मेंस में भी है, प्री में भी है। उसी के आपको खुद से लिखे हुए नोट्स बनाने हैं, और जितना भी समय तुम पढ़ रहे हो उसका 20% इस पे देना है बस। मान लो तुम अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इसका 2 घंटे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिर्फ नोट्स बनाने पर ध्यान दो 2 घंटे, इससे तुम्हारी लिखने की प्रैक्टिस रहेगी। नहीं तो जो अभी मेंस आ रहा है ना, इसको प्री पार करने के बाद जब मेंस में लिखने के लिए बैठोगे तो तुम्हें 3800 शब्द लिखने हैं, 1 मिनट में 21 शब्द, फेफड़े बाहर आ जाएंगे, लिख नहीं पाओगे। तो उसके लिखने की प्रैक्टिस करो, केवल गोला भरने से तो एसडीएम बनोगे नहीं। और अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो ये एग्जाम मेहनत वालों के लिए है, मेहनत से ज्यादा उन लोगों के लिए जो निरंतरता से काम करते हैं और जो अपने काम से काम रखते हैं, इधर उधर की बातों से परेशान नहीं होते। लंबी जर्नी है, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, एसडीएम डीएसपी बनोगे तो स्वाभाविक है समस्याएं तो आएंगी। फिर जो तुम्हारे पास समय बचा है कि 70% यहाँ यूज कर लिया, 20% यहाँ यूज कर लिया, जो 10% समय बच रहा है, जो भी तुम पढ़ते हो उसकी ओएमआर सीट पर या तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, या टेस्ट जो बाजार में लगा चुके हैं फोटो कॉपी लेकर, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनकी ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करो। आप यकीन मानो 1-2 गोले तो आप एग्जाम में वो गलत भर के ही आओगे, अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी कम दिखा तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके 75 से कम नंबर आ रहे हैं। आप देख लो किस कैटेगरी में हो, वैसा ही फॉलो कर लेना। सर मेरे तो 75 प्लस ही आते हैं हर बार, यानी लगभग प्री तैयार है, क्या करना चाहिए? तो तुम रिस्क ले लो यार। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम्हारा प्री तो तैयार है ना, और तैयार इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने प्री के नोट्स पहले से बना के रखे हैं, और प्री में अच्छे नंबर उन्हीं के आते हैं जो उन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन करता हो। जैसे एमपीजीके की सभी यूनिट के नोट्स, ल्यूसेंट में अच्छे नोट्स बना लिए हैं, करंट के अच्छे नोट्स बना लिए हैं। तो यहाँ पर अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है जिनके 75 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो जो भी पढ़ाई करते हो उसका 30 से 40% केवल प्री के रिवीजन पर आपको देना है। बचे हुए समय में आपको मेंस के नोट्स बनाने हैं। कौन से टॉपिक या किस पेपर के? जो प्री से संबंधित ज्यादा नहीं है, जैसे पेपर 4 इसमें दर्शन शास्त्र और उद्यमिता, पेपर 3 इसमें इकोनॉमिक्स, पेपर 2 इसमें समाजशास्त्र पार्ट बी में।
तो जब ये वाले पेपर के नोट्स आप बनाओगे, कहाँ से बना सकते हो? चैट जीपीटी का प्रयोग करके, किसी कोचिंग के नोट्स का सहारा लेकर सिर्फ नोट्स बनाने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको याद करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पूरा दिन इसमें लगा दो। 2 घंटे ऐसे टॉपिक के नोट्स बनाओ या उन पेपर के नोट्स बनाओ जो प्री से बिल्कुल अलग हैं। ये थोड़ा सा तुमको अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्री पास करना है, इसीलिए रिवीजन बंद नहीं होगा। पर जो समय हम खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, हेडफोन लगा के बढ़िया से आप इसके नोट्स बनाएं। कॉमन टॉपिक के भी 1 घंटे नोट्स बनाएं। कुल मिला के 3 या 3.5 घंटे तक प्रतिदिन आप मेंस के नोट्स बनाएं। कोशिश करें उन नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाएं, कंपाइल कर पाएं। बचे हुए समय में आप प्री का रिवीजन करें, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट और टेस्ट पेपर, इनको बहुत अच्छे से 30 मिनट तक एनालिसिस करें कि आखिरकार प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सर ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? आप अपने आप से प्रश्न पूछो, मैं तो तुम्हारे दिमाग में तर्क डाल दे रहा हूं। देखिए, जब ऑनलाइन करने के लिए आप बैठो तो आप ऑनलाइन में क्या कंप्लीट कर सकते हो? ऑनलाइन में नोट्स अच्छे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन अच्छा हो सकता है और समझ विकसित हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो या कोचिंग मत करो, सिलेक्शन तो भी होगा। बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन हो सकते हैं। संतोष पटेल मध्य प्रदेश में डीएसपी हैं, उस बंदे ने बिना कोचिंग के डीएसपी बन के दिखाया लोगों को। तो वो सिद्ध कर रहा है कि बिना कोचिंग के भी एसडीएम और डीएसपी बना जा सकता है, बस मन में जुनून होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऑनलाइन चलो 500, 400, 1000 रुपए के बैच मिल रहे हैं, हमें पढ़ना है, हमें कोई गाइड कर दे, तो तुम खुद के नोट्स बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन की क्लास शुरू करने से पहले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी जानकारी होना चाहिए। यानी यदि एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस प्री और मेंस का अच्छे से समझ लो। एक बार पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनको अच्छे से समझ लो, तब जाके किसी कोर्स को ज्वाइन करना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है या गंदा पढ़ा रहा है। मूल्यांकन करने के लिए ये तुम्हारे पास होना चाहिए। अब ऑफलाइन का अपना महत्व है। देखिए, ऑनलाइन तुमको ये करा सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो वो ऑफलाइन में ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि पेपर तुम्हारा ऑफलाइन ही होगा। तुम जब पेपर देने के लिए बैठते हो और ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हो तो गलतियां कम होती हैं। नहीं होता क्या है कि हम प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन और पेपर ऑफलाइन देते हैं तो माइनर ह्यूमन एरर हो जाते हैं, और उसका भुगतान 1-2 नंबर से हमें करना पड़ता है कभी कभी। तो अभ्यास आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो या किसी कोचिंग में कर सकते हो। मान लो कि आप ऐसे जिले में रह रहे हो जहां कोई कोचिंग नहीं है एमपीपीएससी की, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे ही बैठ के ओएमआर शीट मंगा के प्रैक्टिस करते रहें, पर करें ऑफलाइन प्रैक्टिस, घर पे ही कर सकते हैं। अनुशासन आता है ऑफलाइन से, क्योंकि आपको वहां पर 2 से 2.5 घंटे बैठना है एग्जाम हॉल में। ऑनलाइन में क्या है, लेट गए, बैठ गए, खड़े हो गए, वहां ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ेगी, दिमाग एकाग्र रखना पड़ेगा। इधर सावधानी हटी कि ओएमआर सीट पर दुर्घटना घटी, इस गोले में का उत्तर उस गोले में घुसेड़ दोगे, ऐसा होगा, एग्जाम के बाद फील करोगे। अगला प्रश्न है कि सर गृहस्थ जीवन है या जॉब में है, सर कैसे तैयारी करें? इसका मेरे पास एक ही जवाब है। देखिए, जब गृहस्थ जीवन हो जाता है तो तुम्हारे लक्ष्य बदल जाते हैं। हो सकता है इसमें कई सिंगल मदर हो, कोई सिंगल फादर हो, किसी को फैमिली का सपोर्ट हो, किसी का ना हो, किसी के पास जॉब है, घर पे कर्जा है, पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन बनना है। तो आप इतना तय रखना, जब सुबह जगो तो ये समझो कि मुसीबत हमारे पास बहुत है, मेरे पास वजन है, लेकिन लक्ष्य पाना है। तो रोज रोज का रोना खत्म हो जाएगा कि हाय हम अकेले हैं, हाय हम जॉब कर रहे हैं, हाय हम थक गए। ये इसका सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। अगर इच्छा है, मतलब ये स्वीकार कर चुके हो कि सुबह जगना है, मुसीबत ही मुसीबत है, फिर भी एमपीपीएससी करना है मुस्कुराते हुए, तो उसका जवाब ये है कि आप देखो कम, सुनो ज्यादा। कैसे? कुछ मत करो, जिस भी टॉपिक को तैयार कर रहे हो, मान लो कि मध्य प्रदेश की नदियां तैयार करना चाहते हो, मोबाइल उठाओ, रिकॉर्डर चालू करो और उसमें जितनी भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं उस किताब में धीरे धीरे अच्छी भाषा में उसको बोलकर रिकॉर्ड कर लो। अब काम पे निकले हो, रास्ते में जा रहे हो, हेडफोन ठूंस लो कान में और वही चीज बार बार सुनो। सुनने से चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं। अब देखने का समय तुम्हारे पास है ही नहीं, नौकरी करोगे कि देखोगे। ये एक रास्ता है कि आप ऑडियो का सहारा लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, और जो भी आपने पूरे दिन में सुना हुआ है, घर पे आते हुए 1 घंटे में उसी को खुद से याद करके लिखने का प्रयास करें, तो मेंस की भी तैयारी होगी, और उसी का ओएमआर शीट घर पर लगाएं तो प्री की भी तैयारी होगी। अब स्ट्रगल तो है, अगर सभी जिम्मेदारियों को साइड करके इस लक्ष्य को पाना चाहते हो, तुम्हारे पास बर्डन है, उस बर्डन को लेकर तुम्हें इस लक्ष्य को पाना है। सर क्या प्लान बी होना चाहिए एमपीपीएससी की तैयारी करते समय? मैं तो ये बोलूंगा कि यदि आपकी उम्र 23 साल से कम है और एमपीपीएससी में आ गए हो
तो अपने मन में एक ही शब्द बोलना है बार बार। जहां संकल्प होता है वहां विकल्प नहीं होता। संकल्प ये है कि हमें एसडीएम और डीएसपी बनना है। लेकिन याद रखना, जैसी तुम्हारी उम्र 30-23 साल के ऊपर जा रही है, इस एग्जाम में 3 साल से ज्यादा मत देना। 3 साल से ज्यादा अगर तुमने इस एग्जाम में दे दिया है, प्लान बी तैयार रखो, क्योंकि जो तुम तैयारी कर रहे हो उसी से मिलता जुलता फॉर्म भरो। बीएड, डीएड, सेट, नेट, इनके फॉर्म भर दो तो ये तैयारी के साथ डिस्टर्ब नहीं होंगे, और इनको हम पहले से कंप्लीट करके रखे हैं। भविष्य में अगर कोई समय मिलता है तो हम इन्हें फॉर्म भर के अपनी आजीविका बचा सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब ऐसा मत करना कि उसमें एसएससी की तैयारी करने लगे, बैंक की तैयारी करने लगे, वो बिल्कुल अलग स्ट्रीम हो जाएगा। ये अलग स्ट्रीम नहीं है, ये तुम्हारी पढ़ाई से मिलती जुलती पढ़ाई हो जाएगी। नहीं, बैंक में फिर ये मैथ करो, फिर वो मैथ करो, मतलब इसमें क्या है कि एक 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 मिलता जुलता पाथ है। कम से कम अच्छे टीचर तो बन पाओगे इतना नॉलेज लेने के बाद। अगला प्रश्न ये है कि सर मनोबल गिर रहा है। अरे मनोबल गिर रहा है तो इसको बढ़ाने का तरीका ये है कि आप अपने आप से पूछो कि ये तैयारी करने क्यों आए हैं। आप अपने माँ बाप की स्थिति देखिए, आप दूसरों को देखिए जो आपके साथ के थे सेलेक्ट हो गए, और आप किस भी जिले में रह रहे हो उसके सरकारी ऑफिस जरूर जाया करिए। जैसे मैं इंदौर में रह रहा हूँ, अगर मुझे अपने आप में मोटिवेशन लाना है तो मैं इस बिल्डिंग को देखूंगा और इसमें आने वाले अधिकारियों को देखूंगा, लाल बत्ती को देखूंगा। आप फील करके देखिए। आप अपने जीवन में महीने में 2 बार सरकारी ऑफिस में जाना शुरू कीजिए। आपको इसके 2 अनुभव होंगे। पहला, रोज आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी इसी प्रकार से गाड़ी से उतरना है। दूसरा, आपको ये समझ में आएगा कि ये कार्य प्रणाली चलती कैसे है, प्रशासनिक अधिकारी कैसे काम करते हैं। समय मिले तो एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग में जाइए। इमेजिन कीजिए कि मेरा यहाँ इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको बूस्टअप मिलेगा। और रही बात मनोबल की, सर हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, सर हम ये हैं, सर हम वो हैं, ये बहानेबाजी है। आर्थिक स्थिति और परिस्थितियां विपरीत होने के बाद लोग अधिकारी बने हैं। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, पर मैं उन उदाहरणों को देना चाह रहा हूं जिनको मैंने व्यक्तिगत रूप से जाना है, पहचाना है। ये है श्री मोतीलाल कुशवाहा जी, डीएसपी हैं आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में। इनकी व्यक्तिगत जीवन की कहानी को मैंने सुना है, मैंने भांपा है। इनके बारे में मैंने इतना सुना है कि ये एक टाइम खाली पेट रहकर इन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी की। अपेंडिक जैसी बीमारियों से ग्रसित रहे हैं, पेट में होने वाली बीमारियां इनको हो गई थी, खाने का पैसा ही नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इनकी। और वो अधिकारी जिनकी आर्थिक स्थितियां खराब हुई हैं, जिन्होंने समाज का दंभ झेला है, जब वो अधिकारी बनते हैं तो उनसे ईमानदार अधिकारी कोई बन ही नहीं सकता। एक और उदाहरण मेरे सामने है, संतोष पटेल जी। ये तो सब आप लोग देखते ही होंगे। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, ऐसा सुनते हैं इनके बारे में, और निर्णय कर लिया था जब तक मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा कमरे से बाहर, यानी कि उस जीवन दुनिया से बाहर नहीं निकलूंगा। कुछ सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, दाढ़ी भी नहीं बनवाई। बिना कोचिंग के उन्होंने डीएसपी पद को हासिल किया है। और जब गरीबी से निकलता है ना, वो ऐसा अधिकारी जब गरीबी का मुंह काला करता है ना, तो उसका जमीर जिंदा रहता है। ऐसे लोग ही ईमानदार अधिकारी के रूप में आगे जाते हैं, और यही वास्तव में हमारी सेवा कर पाते हैं। 12th फेल मूवी सबने देखी होगी, इनके बारे में तो सुना है कि कुत्ते टहलाते थे। तो परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उनको अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। यही तो मानव जीवन है। मानव जीवन ये जो है ना, यानी मानव का जन्म दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, और मानव अपना पूरा जीवन उस गलती को सुधारने में लगा देता है। परिस्थितियां विपरीत हैं, बनी रहने दो विपरीत, हमें उसको अनुकूल बनाना है ना। अरे वो पात क्या पथिक, क्या पथिक की पात कुशलता क्या, जब राह में बिखरे सूल ना हो। अरे वो नाव क्या नाविक, क्या नाविक की नाव कुशलता क्या, जो धारा के प्रतिकूल ना हो। अरे मजे तो तब है ना जब जिंदगी हमारे मजे ले रही हो। हमें जिंदगी के मजे लेने हैं यार। तैयारी करो, निगेटिविटी से दूर रहो। आयोग जो कर रहा है वो उसकी प्रकृति है। समय गुजर रहा है, आप लोगों का मानसिक तनाव आ रहा है, सिंपैथी से आपका काम चलेगा नहीं, लेकिन डटे रहना है। कोई और सलाह मशवरा हो बताइए। जय हिंद, जय भारत।